नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट लेकर आया हूं। देखिए, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ढंग से पेपर अपन करेंगे, उसका फ़ायदा हमें डेफिनेटली एग्जाम्स में मिलने वाला, और मैं बहुत डीप एनालिसिस करवाने वाला हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? जो ये पदार्थ दे रखे हैं इनसे बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को नष्ट कर सकता है। तो ओजोन परत को नष्ट जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा वो होगा क्लोरीन। तो हम पढ़ते हैं क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी पढ़ते हैं बच्चों। हम क्या पढ़ते हैं? फ्लोरो कार्बन के बारे में हम लोग बच्चों पढ़ते हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। ये जो गैस निकलती है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, फ्रीज से निकलती है दोस्तों। किससे निकलती है बच्चों? फ्रीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है। एसी आदि इन सभी चीज़ों से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरो निकलती है। इसके कारण ओजोन परत का क्षय होता है। इसके कारण क्या होता है? ओजोन परत टूट रही होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और इसके अलावा क्लोरीन भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या कर देंगे हम लोग? सी आंसर अपना कर देंगे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने दिया था? ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने दिया था? तो नाम दिया था आंद्रे मैरी एम्पियर ने। किसने दिया था बच्चों? आंद्रे मैरी एम्पियर ने ये दिया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आंद्रे मैरी एम्पियर ने ये दोनों ही नाम दिए थे। ये बात समझ में आई कि नहीं? आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी, ठीक है। अब आपको 2-3 कमेंट बॉक्स में आंसर बताने कि माइकल फैराडे ने क्या कार्य किया था साइंस में, यानी विज्ञान जगत में क्या योगदान दिया था? विज्ञान जगत में क्या योगदान दिया? विज्ञान जगत में क्या योगदान दिया? जेम्स क्लार्क के बारे में, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के बारे में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से डी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? पहला, जैसे कि मैं आपसे पूछूं इस चीज का आंसर, देखिए इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ये भारत है, ठीक है। अब भारत, जैसे कि मैं ये पूछना चाहता हूं, साउथ इंडिया में भी राज्य था जिस व्यक्ति का, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप ढंग से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण में सहित संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? ये कहना चाह रहा है भाई दक्षिण में इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ऐसा कौन सा शासक था? तो शासक के बारे में पूछा जा रहा। तो पहला जो शासक था वो था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी। ये बात समझ में आई कि नहीं? अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पार्ट होता है। दिल्ली सल्तनत किसका पार्ट होता है बच्चों? दिल्ली सल्तनत का पार्ट होता है। और पहला पंदा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पहली जो वंश आता है वो गुलाम वंश आता है। वो कौन सा वंश आता है? गुलाम। और दूसरा वंश कौन सा आता है बच्चों? खिलजी। और खिलजी वंश के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी? खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा कार्यकाल जो रहता है वो किसका रहता है? स्मॉलेस्ट पीरियड रहता है इसका। कैसा पीरियड रहता है? स्मॉलेस्ट पीरियड, सबसे छोटा कार्यकाल खिलजी राजवंश का किसका रहता है? कार्यकाल खिलजी राजवंश का रहता है। खिलजी राजवंश का होता है। कब से कब तक होता है ये आपसे पूछ ले तो 1290 से लेके, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग यहां से, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं है? आगे चलते हैं। आगे जब हम चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है जिसका नाम है मलिक काफूर, ठीक है। इसको ये गुलाम था बच्चों। ये कौन था? ये गुलाम था। ये गुलाम होता है, ये खरीदा हुआ होता है, गुलाम होता है, दास होता है। इसे गुजरात से खरीदा जाता है। कहाँ से खरीदा जाता है बच्चों? गुजरात से खरीदा जाता है। और 1000 दिनारी
1000 दिनार ही कहा जाता है क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा जाता है। 1000 दिनार में खरीदा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी सी? ठीक है। अब यह साउथ इंडिया में अलग अलग अभियान चलाए पूरे भारत में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा 1299 में कहा जाता है बच्चों, गुजरात जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? गुजरात अभियान चलाता है। एक बात ध्यान रखना, 1299 में कौन सा अभियान चलाया था इसने? गुजरात अभियान चलाता है। 1301 में कौन सा चलाता है बच्चों? 1301 में बहुत इंपॉर्टेंट था, रणथंभौर। और 1303 का तो आपको बहुत अच्छे से याद ही है, इसमें मूवी भी बन चुकी है। 1301 कहाँ पर था? 1301 मेरे साथ बोलेंगे सर, रणथंभौर में था। 1301 कहाँ पर आक्रमण करता है? रणथंभौर में करता है। ठीक है, गुजरात तो है और रणथंभौर अभी कहाँ पे वर्तमान में? सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर अभी कहाँ पे है बच्चों? ये राजस्थान में अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 1303 में कहाँ करता है? तो 1303 बच्चों मेवाड़ में करता है। और यहाँ के राजा जो रहते हैं रतन सिंह रहते हैं। रतन सिंह आखिरी राजा थे जिन्होंने राव की उपाधि ली। किसकी उपाधि? राव रतन सिंह। इसके बाद जो मेवाड़ वाले राजा उपाधि जो अपना लेते हैं, उस उपाधि का क्या नाम था बच्चों? वो राणा की उपाधि अपनाते हैं। इसके बाद कौन सी उपाधि अपनाते हैं? राणा जी या राणा की कौन सी ये लोग उपाधि अपनाते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। आखिरी राजा जो राव रतन सिंह यानी राव की उपाधि धारण करता है, रतन सिंह। रतन सिंह की जो वाइफ थी उनका नाम था पद्मावती। ठीक है, रानी क्या नाम था? पद्मावती। और ये पहला साका करती हैं, मेवाड़ का पहला साका होता है। ठीक है, पहला मेवाड़ का पहला साका। ठीक है, ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। 1299 1300 ये अभियान होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। ये अभियान किसके होते हैं बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी के। ये बात अपन को यहां से ध्यान रखनी है। 1303 के बाद देवगिरी पे करता है 1306 में। इसके बाद 1306 में अटैक करता है ये 1306 में कहां पे करता है? ये देवगिरी में करता है। ये सारी चीज इंफॉर्मेशन इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें याद रखनी है। 1299 गुजरात, फिर रणथंभौर, और 1303 मेवाड़, और फिर 1306 देवगिरी। ये सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रणथंभौर का जो किला है वो उसका आकार किसका है, आकार कैसा है, तो आकार इसका बच्चों अंडाकार है। आकार कैसा है इसका? अंडाकार है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें ये बताओ रणथंभौर के किले का आकार कैसा? अंडाकार है। यानी कि मेवाड़ के चित्तौड़ का जो किला है वो किसने बनवाया था? चित्रांग ने बनवाया था। चित्तौड़ का जो किला है वो किसने बनाया था? महाराज चित्रांग ने बनवाया था। चित्रांग ने बनवाया था। ठीक है, और इसका आकार कैसा है? मछली के आकार का है बच्चों। कैसा आकार है? मछली के आकार का है। ये बात हमें यहाँ से याद रखनी है सभी चीज़ों के बारे में। मेवाड़ के आकार अगर कभी पूछ लिया जाए तो मछली के आकार का है, एंड रणथंभौर का पूछ ले तो अंडाकार के आकार का। देवगिरी पे 1306 में अटैक करता है। ये सारे जो नियंत्रण साउथ इंडिया में करता है वो किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है? किस सेनापति के द्वारा किया जाता है? तो वो मलिक काफूर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? मलिक काफूर के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। मलिक काफूर। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले कि खिलजी राजवंश की जो स्थापना किसने की, तो वो जलालुद्दीन ने की थी बच्चों। जलालुद्दीन ने की थी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसब। ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आंसर हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या की थी? खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश की स्थापना। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। देखते हैं 29 नंबर का, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है बच्चों। ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में ये स्थित है। कर्नाटक की जब बात आती है तो कर्नाटक राज्य की जो राजधानी है बच्चों उसका नाम क्या है? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है बंगलुरु या बेंगलुरु। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गुजरात की राजधानी, राज्य की राजधानी क्या है? तो गुजरात जब बनता है यानी 1 मई को, गुजरात का गठन होता है 1 मई 1960 को। यह भाषा के नाम पर बनाया हुआ राज्य था। भाषा के अनुसार
बना हुआ राज्य था। भाषा के जब राज्य के अनुसार बनता है तो इसकी 1960 में इसकी राजधानी जो होती है बच्चों, राजधानी होती है अहमदाबाद। राजधानी क्या आती है बच्चों? अहमदाबाद। लेकिन बाद में नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। नाम परिवर्तन से मेरा मतलब है शहर को ही चेंज कर दिया जाता है। अहमदाबाद तो आज भी है, लेकिन नई राजधानी जो बनाई जाती है वो 1970 में बनाई जाती है और उसका नाम है गांधीनगर। तो अभी वर्तमान में जो गुजरात की राजधानी वो कौन सी है? गांधीनगर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब केरल की जब बारी आती है तो केरल में एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, पेरियार नेशनल पार्क। एक राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों, बहुत फेमस है। उस पार्क का नाम है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार नेशनल पार्क। और पेरियार नेशनल पार्क में एक झील है, वेमनाड झील। भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है वो, वेमनाड झील। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी झील है। ठीक है, रिवर नहीं है, लेक है ये। भारत की सबसे लॉन्गेस्ट बोले तो लंबी, लॉन्गेस्ट लंबी लेक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है ना। और सिक्किम की जो राजधानी वो क्या है? सिक्किम की राजधानी बच्चों गंगटोक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से याद रखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों? कर्नाटक। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आगे चलते हैं। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में है? ठीक है, ये बहुत एनिशियंट टाइम की बात है। लोकप्रिय बाघ गुफा जो हमें मिली एनिशियंट टाइम पर, वो मिलती है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां पे मिलती है? मध्य प्रदेश के अंदर मिलती है। और मध्य प्रदेश की जो राजधानी वो है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? भोपाल। और भारत का पूरा के पूरा जो भारत की जब बात करते हैं तो क्लीनेस्ट सिटी जो है, भारत की क्लीनेस्ट सिटी का नाम क्या है? तो भारत की जो क्लीनेस्ट सिटी है वो है, ठीक है, इंदौर। और वो कहाँ पे स्थित है बच्चों? वो भी स्थित है अपने एमपी राज्य में। एमपी को सोया हुआ प्रदेश बोलते हैं, एमपी को सोया प्रदेश बोलते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। क्यों बोला जाता है? कि यहाँ सोयाबीन का सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब उत्पादन होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। सिक्किम जो आता है 7 सिस्टर में शामिल है या नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसकी राजधानी क्या है बच्चों? गंगटोक है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश पूर्वी हमारे देश का पूर्वी राज्य है, उत्तरी राज्य है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। टेम्पल सिटी कहा जाता है भुवनेश्वर को। भुवनेश्वर को क्या कहा जाता है बच्चों? टेम्पल सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर। और ओडिशा का पुराना नाम जो रहता है बच्चों, कई बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा भी गया है, कलिंग। क्या है नाम इसका? कलिंग। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें आगे, आ जाइए सारे बच्चे। बिजली से लोहे पर धातु चढ़ाने की प्रक्रिया लोहे पर क्या जमा किया जाता है? तो आपने देखा होगा बहुत तरीके से, तो उस पर जस्ता जमा किया जाता है। क्या जमा किया जाता है बच्चों? जस्ता जमा किया जाता है। ये बात यानी कि जिसको हम जिंक बोल रहे हैं, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है बच्चों? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। बादामी चालुक्य के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी थी। देखो, बादामी चालुक्य जो, तो बादामी में शिफ्ट होने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? जैसे मैं आपसे बोलूँ ये भारत है अपना, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बादामी ये रही। अब बादामी से पहले उनकी राजधानी क्या है? तो उनकी राजधानी क्या है? एहोल है। राजधानी क्या है बच्चों? एहोल। तो बादामी में शिफ्ट होने से पहले जो राजधानी होती है एहोल होती है। तो आपको आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, एहोल। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे राजधानियों की बात आती है तो अलग अलग एम्पायर की अलग अलग राजधानी। जैसे बहुत जो फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विजयनगर की बताओ तुम हमें। किसकी बताइए आप लोग? विजयनगर की बता दीजिए। विजयनगर की राजधानी क्या है? ठीक है, मगध की राजधानी क्या है? ऐसे करके बहुत क्वेश्चन पूछे गए। विजयनगर की जो राजधानी वो है हम्पी। राजधानी क्या है बच्चों इसकी? हम्पी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया मगध। मगध के बारे में क्या पूछा? पहले तो इसकी राजधानी राजगीर, जिसे राजगृह भी बोलते हैं। राजगीर यानी कि राजगृह भी इसे बोला जाता है। अब बाद में इसकी जो राजधानी हो जाती है पाटलिपुत्र। क्या राजधानी हो जाती है बच्चों? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। दोनों मगध की राजधानी को लेकर और विजयनगर एम्पायर की राजधानी को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहानी है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले 3 चीजों में यहाँ से एक बैक और कर रहा हूं। जैसे एक राष्ट्रकूट राजवंश है, राष्ट्रकूट राजवंश, इसके संस्थापक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मैंने आपको यहाँ पे भी सॉल्व कराया है। तो दंती दुर्ग, इसका क्या नाम है बच्चों? दंती दुर्ग। चलिए अब अपने डेस्टिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? भारत पर राज करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत अपन पहला मानते हैं, दिल्ली सल्तनत, राज जो किया दिल्ली सल्तनत। मोहम्मद गौरी जो होता है चला जाता है यहाँ से भारत देश से, ठीक है, और 1205 के समथिंग उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद दिल्ली सल्तनत प्रारंभ होती है। दिल्ली सल्तनत जब प्रारंभ होती है तो बात ध्यान से सुनिएगा, तो एक ट्रिक मैं हमेशा बताता हूं, गुलाब ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। आज मैं आपको सारी कंडीशंस यहां पे फुलफिल कराने वाला हूं, किसकी? दिल्ली सल्तनत की। सारा के सारा दिल्ली सल्तनत आपको इस पूरे के पूरे डायग्राम में, पूरे के पूरे फ्रेम में आने वाला है। देखिए, आपको याद रखना है सबसे पहले तो, देखिए, गुलाब खिले तो सांस लो, तो गुलाब से गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। ख से क्या याद रखना है बच्चों? खिलजी वंश, ठीक है। तय से याद रखना है तुगलक वंश, सा से याद रखना है सैयद, और लास्ट एंड फाइनल लोधी वंश, ठीक है। अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं कि लॉन्गेस्ट बताओ भैया, हमें क्या बताना है आपको कि लॉन्गेस्ट पीरियड किस राजवंश का रहा? तो लॉन्गेस्ट पीरियड रहता है तुगलक राजवंश का, लॉन्गेस्ट, सारा फ्रेम में ही आने वाला है लॉन्गेस्ट। और शॉर्टेस्ट किसका रहता है? खिलजी वंश का। अब एक बात बताओ, इन सब में मैंने टाइमलाइन लिखी है, सबसे पहले गुलाम, फिर उसके बाद खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। अब 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद उसका एक दास होता है, क्या नाम होता है उसका गुलाम वंश में? बताइए आप लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन होता है बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना दिया जाता है, ठीक है। और इसको 1208 में दासता से मुक्त किया जाता है, ठीक है। दासता से या दास से मुक्त किया जाता है। आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश जो था दासता से कब मुक्त किया जाता है, तो 1208 में यह मुक्त किया जाता है। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है सबसे पहला, ठीक है। वंश भी कौन सा था? ये गुलाम वंश। उसके बाद जब धीरे धीरे अदर वंशों की जब एंट्री होती है तो हम उनको भी देखते हैं। यानी मैंने कहा खिलजी वंश, मैंने कहा तुगलक वंश, मैंने कहा सैयद और लोधी, ठीक है। ये रहा आखिरी वंश। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश जो रहता है वो कौन सा रहता है? लोधी वंश। इसके बाद मेन जो आता है वो मुगल सल्तनत आ जाती है। कौन आ जाता है बच्चों? मुगल सल्तनत आती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मुगल सल्तनत का जो प्रारंभ होता है वो बाबर के द्वारा प्रारंभ होता है। बाबर के बाद हुमायूं आता है, और हुमायूं के बाद अकबर आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक युद्ध होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? इब्राहिम लोदी को हराया जाता है बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी को कौन हराता है? बाबर हराता है। बाबर जीत जाता है, लोदी हार जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात। अब दिल्ली सल्तनत में हमसे पूछा गया पहला, तो इसका कार्यकाल रहता है 1206 से लेकर, सही करिए इसको, 1206 से लेकर 1290 तक। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना मुझे बता दीजिए आप लोग, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। गुलाम वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद धीरे धीरे सल्तनत में और लोग भी आए और अपना राज्य चलाते रहे। तो हमसे जो पूछा गया पहला शासक जो था वो था गुलाम वंश। हमसे तो यही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आइए अपने वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश आपसे पूछ लिया। ये रहा गुलाम वंश, ये देखिए हमारा आंसर हो गया यहाँ से ए। क्या हो गया बच्चों? गुलाम वंश यानी कि ए। तो गुलाम वंश के बारे में पूछा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक राजा का नाम पूछा जाता तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक ले देते। ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आइए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, तो तुगलक, शॉर्टेस्ट लोधी नहीं खिलजी, ठीक है। तो आंसर मिल गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई जाती हैं? लोक अदालत हैव बीन क्रेडिटेड अंडर, किसके अंडर में काम होता है बच्चों? इसमें लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है ना। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? यहाँ से ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44, जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक ये जाता है। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कहां तक जाता है बच्चों? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहां पर है बच्चों? तमिलनाडु में है,
तमिलनाडु। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, कई सारे राज्यों से होकर जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से बी। किसने गुलाम वंश की स्थापना? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं आपको डिटेल्स बता चुका हूं। यहां से अगर क्लास लोगे तो दिल्ली सल्तनत लगभग आपको यहां से क्लियर बच्चों हो जाएगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है, अगर आपने पूरी क्लासेस देखी हैं तो ये पूरा क्लियर यहां से हो जाएगा। बट मैं आंसर बता देता हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे अपन। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला, पहली कंडीशन क्या डाली भाई ने पहली कंडीशन ये डाली है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला। सिक्किम को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से, ठीक है। पहली बात तो ये जोड़ दिया। उस दर्रे का क्या नाम है? दर्रे का नाम पूछ रहा है कि हमने पहली बात, अब दर्रा एक वर्ड आया यहाँ पे, दर्रा एक क्या वर्ड आया इसके बारे में बात करेंगे। जैसे 1962 में यानी 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया था। 1962 में इसे क्या कर दिया गया था? एकदम ऑफ कर दिया गया था, यानी कि ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन 2006 में फिर से इसे खोल दिया गया। अब वापस इसे और जो किया गया 2006 में कर दिया, ओपन जब किया गया, कब किया गया बच्चों? 2006 में किया गया, क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों को माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो कौन से दर्रा है? तो वो है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है बच्चों? नाथुला, नाथुला, ठीक है। नाथू का मतलब होता है गुड लिसनर, ठीक है ना। ला का मतलब होता है दर्रा, और दर्रा का मतलब ये होता है, जैसे मैंने ऊपर वो वर्ड किया ना, तो पहाड़ों के मध्य सकरा रास्ता, पहाड़ों के मध्य सकरा रास्ता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से डी आंसर अपना हो जाएगा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। और किस गांव में, मतलब तारापुर गांव है वो किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश के अंदर। किस राज्य में बच्चों? मध्य प्रदेश में ये कला हमें देखने को मिलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो नंदन ब्लॉक प्रिंट जो है, नंदन ब्लॉक जो प्रिंट हमें देखने को मिलती है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? इसको नहीं को मतलब की जगह कर लो आता है, ठीक है। इसमें करेक्शन कर लेना, नहीं की जगह आता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा आता है बच्चों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बात अपन को यहाँ से याद रखना है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ये हमसे बच्चों पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा? आर्टिकल 19। कौन सा अधिकार देता है बच्चों? आर्टिकल 19 ये सारे अधिकार देता है कि संपूर्ण भारत के, और संपूर्ण भारत परसेंटेज में कितना है, क्षेत्रफल में कितना है, वो भी बात करेंगे। भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो वो है 19। अनुच्छेद 19 कहता है कि हम भारत के, संपूर्ण भारत के भूभाग में आवागमन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? हमसे यह पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, मतलब खींची जा सकती है, वो है गोल्ड, यानी कि सोना। सबसे अधिक तन्य कौन सी है बच्चों? गोल्ड है। सोना जो सबसे अधिक खींची जा सकती है, सबसे अधिक तन्य है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आगे चलते हैं 42 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील है। तो वो कौन सी है बच्चों? कैल्शियम है। कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया जो करती है इनकी कंपैरिजन सब में, वो है कैल्शियम। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, एक्टिव होती है सबसे ज्यादा। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो मदर टेरेसा ने कब जीता? ये पहले तो ये बताइए आप लोग। तो 1979 में इन्होंने क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार जीता था। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या बनते हैं नोवेल्स के बारे में वो देखते हैं एक एक करके। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो होती है 1901 में। पहली बात किसके नाम पर होती है? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर होती है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे होती है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे 1901 में होती है, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं वो भी आप लोग यहाँ से ध्यान रखना।
अब सेक्टर्स की जब बारी आती है तो सेक्टर्स में क्या क्या याद रखना है वो देखिए। तो सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, मेडिसिन के अलावा पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, ये बात आप समझ लीजिए कि ये सेक्टर्स हैं। ठीक है, भारत को जो सबसे पहले जो मिलता है, सबसे पहले लिटरेचर मिलता है भारत को, यानी इंडिया को, भारत को सर्वप्रथम साहित्य में मिलता है। साहित्य बोले तो लिटरेचर। ठीक है, सबसे पहले किसमें मिला था भारत को? साहित्य में। किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। कब मिलता है? 1913 में मिलता है। ठीक है, बायोलॉजी में यानी कि साइंस में पहली बार किसको मिला? साइंस की बात करें तो सीवी रमन को मिला। साइंस में मिलता है, साइंस में मिलता है। साइंस भी किस सेक्टर में मिलता है? फिजिक्स में मिलता है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किसको मिला? आफ्टर फ्रीडम पूछ ले तो आफ्टर फ्रीडम यानी कि 1947 के बाद। तो 1947 के बाद जिस व्यक्ति को मिलता है उस व्यक्ति का नाम क्या है बच्चों? हरगोविंद खुराना। किसमें मिलता है बच्चों? बायोलॉजी में मिलता है। ठीक है, शांति में सबसे पहले मदर टेरेसा को मिलता है। अब ये दूसरा पूछा गया हमसे, मदर टेरेसा को 1979 में मिलता है। और 2014 के किसको मिला? देखो ऑप्शन में है या नहीं, कैलाश सत्यार्थी होंगे। हाँ, ये रहा, इनको ये मिलता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रख रहे हैं। आपसे पूछ ले इकोनॉमिक्स का बताओ, अमर्त्य सेन। ये सारी चीजें हमें नोबेल प्राइज के बारे में ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है ना, नोबेल प्राइज जो मिलता है वो 10 दिसंबर को मिलता है। नोबेल प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अनाउंसमेंट यानी घोषणा जो होती है, अनाउंसमेंट यानी घोषणा जो होती है बच्चों, अनाउंसमेंट या घोषणा जो हो जाती है अक्टूबर महीने में होने लग जाती है। एक साथ नहीं होती है, इनकी अलग अलग टाइम पे होती है। अक्टूबर मंथ में होने लग जाती है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये नोबेल की कहानी है बच्चों। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा यहां से कैलाश सत्यार्थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माउंजुली कहां पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी माउंजुली द्वीप है वो है असम के अंदर। कहां पे है बच्चों? असम के अंदर है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बनता है, ब्रह्मपुत्र नदी का। अब ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है बच्चों। सॉरी, अरुणाचल नहीं, असम में लगता है। असम में इसका नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और इससे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में इसका जो नाम होता है दिहांग और सियांग होता है। नाम क्या होता है बच्चों इसका? दिहांग और सियांग। दिहांग और सियांग। दिबांग घाटी से प्रवेश करती है और दर्रा जो है यांग पे दर्रा है, ये यहां से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी उसका नाम है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? नवाबों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। नागालैंड ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, 7 स्टेट्स में शामिल है बच्चों, 7 स्टेट्स में ये शामिल है। अरुणाचल प्रदेश भी 7 स्टेट्स में शामिल। और यहीं से क्या होता है
कि जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैंने नाम बताया वो प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में स्टॉक सर्किट के विनियमन के लिए केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? विच सेंट्रल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट को जो कार्य करती है रेगुलेट करने का, वो सेबी करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है, इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट कौन करता है? ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट या रूरल जो बैंक्स हैं उनका निगरानी कौन करता है? नाबार्ड करता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। डीवी पाटिल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो डीवी पाटिल हवाई अड्डा है महाराष्ट्र में। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बता दो हमें, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा बताओ। ठीक है, ऐसे करके हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा बताओ। तो ऐसे करके हवाई अड्डों से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन से पूर्व राजनीतिक नेता माइक्रोसॉफ्ट और एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए? ऋषि सुनक। किसको शामिल किया गया बच्चों? ऋषि सुनक को शामिल किया गया। ऋषि सुनक एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इंग्लैंड के क्या होते हैं बच्चों? प्राइम मिनिस्टर ये होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। वर्ष 2000 में गठित किस भारतीय राज्य में हाल ही में हुए जीएसटी सुधारों के कारण औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? तो वो झारखंड में देखी गई। कहां पे देखी गई बच्चों? झारखंड में वो देखी गई है। किस एयरलाइन ने भारत की पहली निश्चित हवाई किराया योजना किराए से फुर्सत शुरू की है? तो वो की है इंडियन कंपनी है अलायंस एयर। इसने प्रारंभ किया बच्चों? अलायंस एयर ने अभी प्रारंभ हाल ही में किया है। राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना की यात्रा के दौरान भारत और मंगोलिया के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है? तो वो 10 हस्ताक्षर हुए हैं 10 ज्ञापनों पर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ऐसे ही करके हमने 25 क्वेश्चंस का सोल्यूशन किया बच्चों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को सबसे ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।